हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें करी थी, कुछ उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था कि वास्तविकता में ट्रांजिस्टर होता क्या है, किस तरह से वो बनाया जाता है और किस तरह से उसमें जो मैकेनिज्म क्या होती है, उसमें कैसे उसमें करंट फ्लो करती है। जो बेस एमिटर जंक्शन था उसको हम कैसे फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, और जो कलेक्टर और एमिटर जंक्शन, सॉरी कलेक्टर और बेस जंक्शन था उसको हम रिवर्स बायस कर रहे थे। यानी इनपुट को हम फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को रिवर्स बायस कर रहे थे, और किस तरह से उसमें करंट फ्लो कर रही थी इसके बारे में बात करी थी। हमने कॉन्फ़िगरेशंस भी देखे थे कि किस तरह से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनता है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर होता है। ठीक है, आज उसी में थोड़ी सी आगे बातें करेंगे। जनरली जो मोस्ट यूजफुल कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा, दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी पे थोड़ी सी बातें और शुरू करते हैं, थोड़ी सी बातें और बढ़ाएंगे आज। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से था। हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर था। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर बेस, कलेक्टर, एमिटर। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे। ठीक है, और इसको हम रिवर्स बायस कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास आर बी, वी बी बी, वी बी बी, ठीक है, आर एल, ये हमारे पास वी सी सी। ठीक है, बस ये बात हमने बताई थी। फिर हमने इसमें करंट भी दिखाई, करंट किस तरह से फ्लो करती है। यहाँ पे इस तरह से आई बी जाएगी। ठीक है, इधर से आई सी आएगी, इधर यहाँ पे आई ई। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी था कि जो आई ई है वो किसके बराबर है, आई बी प्लस आई सी के। ठीक है, ये बात पता है अपने को। इसमें एक पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं, बीटा। सर, जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है हमारे पास वोल्टेज गेन। क्या होता है? वोल्टेज गेन। ठीक है, ये क्या है? गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जनरली इसको हम बीटा डीसी से लिखते हैं। ठीक है, बीटा डीसी। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है कि आउटपुट में जो करंट है और आउटपुट, सॉरी, इनपुट में जो करंट है उसका रेशियो होता है। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो होता है हमारे पास बीटा। सिंपल सी बात, कोई टफ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल हमें इतना याद रखना है। अच्छा, अब क्या है कि हम इस जो ट्रांजिस्टर है, ये जो हमारे पास सर्किट बना हुआ है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम लोगों ने एक पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड में वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि किस तरह से हम वी और आई में कर्व को प्लॉट करते हैं। सिमिलरली हम ट्रांजिस्टर के लिए भी ये काम कर सकते हैं। चूंकि वहां पर एक पीएन जंक्शन था तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे, यहाँ पर दो जंक्शन है तो दो कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। ठीक है भाई, सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। किसकी? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट वोल्टेज क्या है। इनपुट वोल्टेज से जो यहां मतलब होता है वो ये होता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, यहां पर और यहां पर क्या वोल्टेज है। तो वास्तविकता में यहां पर जो वोल्टेज होता है वो होता है वीबीई, क्योंकि इसके अलावा भाई देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में या तो आप वीबीई को वीबीबी और आरबी के टर्म्स में लिख सकते हो। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको वीबीई के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा इनपुट वोल्टेज है जो इसके अक्रॉस हमें मिल रहा है। वीबीई ही तो है, या उसको ऐसे देख सकते हैं वीबीबी माइनस आई बी आर बी। वही वीबीई की वैल्यू, इनपुट वोल्टेज यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या है? वीबीई। और इनपुट करंट क्या है? आई बी। इनके बीच में हम कर्व को प्लॉट करेंगे, दैट विल बी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें जो हम जो कांस्टेंट रखेंगे, इसमें जो हम कांस्टेंट रखेंगे वो रखेंगे बाहर वाले जो सर्किट है, बाहर का जो भी सर्किट है हमारे पास, आउटपुट सर्किट है, उसके वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन ना आए, यानी VCE को हम कांस्टेंट रखेंगे। इसमें हम कर्व प्लॉट करेंगे और VCE को हम कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तब जो हम कर्व प्लॉट करेंगे दैट विल बी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरली हम कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो यहाँ भी हम कॉमन एमिटर की ही बातें करेंगे। ठीक है, बाकी हम ज्यादा जाएंगे नहीं इधर उधर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में हम कोई बातें नहीं करेंगे, हम जनरली इसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम सिंपली देखें कि अगर हम आई बी वर्सेस वी बी ई की बात करें,
तो हमने देखा था कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या था, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास V वर्सेस I जब हम प्लॉट कर रहे थे तो हमारे पास एक इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आई थी, ठीक है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आई थी। सिंपली यहाँ पर भी एक पीएन जंक्शन है और फॉरवर्ड बायस में है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आएगी, कुछ इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, तो आती भी है, जनरली आती भी है, हम इस तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आती है, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में, वहां पर क्या था कि जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे थे तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या था कि जब भी हम उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, जब हम उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, ये अगर पी ए एन था तो इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से जोड़ रहे थे, यहाँ पर होल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में आ रहे थे, सारे के सारे होल्स इस रीजन में जा रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, नए इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो सारे इसमें सर्किट कंप्लीट हो रहा था और एक अच्छी खासी मिली एम्पियर रेंज की करंट बन रही थी। बट वास्तविकता में इसमें क्या होता है कि जो बेस रीजन होता है, यहाँ भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने बनाया हुआ है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, ठीक है। इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला सर्किट फॉरवर्ड वाला से पी पॉजिटिव से कनेक्टेड और एन नेगेटिव से कनेक्टेड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऊपर की तरफ खींचेंगे, यहाँ पे भाई पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फोर्स लगेगा, सिंपल। और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब लाइक अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको कि पी रीजन इतना जो ये बेस रीजन है इतना पतला होता है कि यहाँ पर बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है होल से रिकम्बाइन करते हैं और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव लगा हुआ होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और भी जाते हैं ऊपर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन, अब सोचो यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपल कर रहा होता तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आते ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको ऊपर की तरफ खींचता है और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आके सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल करंट फ्लो करती है। यही अंतर है हमारे पास इस यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करते हैं, इसमें जो करंट होती है ये हमारी माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है। यहाँ पर जो हमने करंट प्लॉट करी थी एक पीएन जंक्शन डायोड में, वो मिली एम्पियर में थी, बट यहाँ पर क्या है, जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है। ये हमारे पास इसमें डिफरेंस होता है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अच्छा, एक बात और क्या कि सोचो यहां पे जो प्लस था ये हम और बढ़ा देंगे, प्लस चार्ज जो है और बढ़ा दें, ठीक है। अगर हम ये प्लस चार्ज और बढ़ा देंगे तो वास्तविकता में क्या होगा कि जो कलेक्टर रीजन है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर भाई इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं, ये प्लस जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच रहा है। सोचो इस प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचने लगेगा, ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचने लगेगा। तो अगर हम ये मान लो किसी एक VCE की वैल्यू पर था, VCE कुछ भी मान लो कि 3 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम VCE की वैल्यू को बढ़ाते हैं, अगर इसको हम ज़्यादा रिवर्स बायस करते हैं तो होता क्या है कि करंट की वैल्यू जो होती है यहाँ पर भी भाई यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ेगा और यहाँ पर भी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे हम VCE की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस करंट पर भी फर्क पड़ता है, इस तरह से ये कर्व होता है हमारा। VCE मान लो हमने यहाँ पे कर दिया 6 वोल्ट्स, तो इस तरह का यहाँ पर कर्व बनता है हमारे पास। अगर VCE की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी जो करंट होगी वो इफेक्ट करेगी, और क्योंकि भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से खींचने का प्रयास करेगा तो कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो IB है वो भी बढ़ जाता है विद द VBE। क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? ठीक है, ये हो गई हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनती है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनने के लिए क्या करते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब IC वर्सेस आउटपुट वोल्टेज यानी VCE, IC वर्सेस VCE, ठीक है। यहां पर जो हम कांस्टेंट रखते हैं वो रखते हैं IB को। क्या रखते हैं? IB को हम कांस्टेंट रखते हैं, इनपुट करंट को हम इसमें कांस्टेंट रखते हैं, इनपुट करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखने का क्या सेंस है यहाँ पर कि हम इनपुट से कुछ भी भाई हम समझना चाह रहे हैं कि जो करंट है बाहर वाली, यानी जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज के साथ में किस तरह से चेंज हो रही है। अब जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हम इनपुट करंट को भी चेंज करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि वो VCE के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ पर
सिंपली देखो तो VCE यानी ये वोल्टेज अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे एक आप किरचॉफ लॉ लगाओ तो क्या आ जाएगा, VCC माइनस यहाँ पे करंट कितनी IC यानी ICRL इज इक्वल टू VCE, यानी VCE है वो IC के साथ में चेंज हो रहा है। VCE जो है IC के साथ, IC पे डिपेंड करता है, ठीक है, IC पे डिपेंड करता है इस सर्किट के अकॉर्डिंग। अब वास्तविकता में क्या होता है कि वो IB पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम IB भी चेंज करेंगे तो जो करंट है, आउटपुट करंट है, वो दो कारणों से चेंज होगी। तो हम सिर्फ आउटपुट वोल्टेज का कारण देखना चाह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज के कारण वो किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम IB को कांस्टेंट रखेंगे, IB को छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ओके। अब देखो, मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहे थे तो होता क्या है कि मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे थे तो मान लो ये 5 वोल्ट पे, ये मान लो 5 वोल्ट था, ठीक है, 5 वोल्ट पे ये करंट कुछ आ रही थी, ठीक है, 5 वोल्ट पे ये करंट कुछ आ रही थी, ओके। अगर सोचो यहां से यहां मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, या इसके बाद 100 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर 5 वोल्ट पे ये पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन्स खींचने लग जाए कलेक्टर रीजन, या मान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के लिए रिजर्व थे और यहाँ पे 98 इलेक्ट्रॉन जाने थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ जाएंगे वो कंपल्सरी। तो मान लो 5 वोल्ट पे ये 100 में से 98 पूरे इलेक्ट्रॉन्स खींचने लग गया है, तो क्या उसके बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जितने खींच सकता था उतने खींच रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो आउटपुट करंट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऊपर का वोल्टेज घटाएंगे, VCE को घटाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास जो करंट होगी वो ड्रॉप करेगी। अब हो सकता है 98 से वो 95 या 94 या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचे, तो पीछे आने पर ये कुछ ड्रॉप होता है और इस तरह से आकर के मिल जाता है। ये किसी एक IB की वैल्यू मान लो 5 माइक्रो एम्पियर पे थी। अब क्या हो, मान लो IB को यहाँ पर बढ़ाएं, यहाँ पे ही हम ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है इसी को बढ़ाएं, तो ऑब्वियसली यहाँ से अब हो सकता है कि 150 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आने के लिए तत्पर हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली ये करंट भी हमारी बढ़ती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे IB की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 माइक्रो एम्पियर। तो ये होती है हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? कि किस तरह से इस जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम प्लॉट करते हैं, ये इसके पीछे का रीजन है। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जब भी अगर ट्रांजिस्टर काम करेगा, अगर ट्रांजिस्टर से हमें काम लेना है तो हमें जो इनपुट जो टर्मिनल्स हैं उनको फॉरवर्ड बायस करना होगा और जो आउटपुट हमारा है उसको हमें रिवर्स बायस करना होता है, ये हमें पता है, ठीक है। इसी पे कुछ और बातें करते हैं अब कि जो कल हम बोल रहे थे कि एक्टिव रीजन का मतलब क्या है, कि VBE हमारा फॉरवर्ड बायस और VCE जो है हमारा जो कॉमन एमिटर जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन टर्मिनल्स थे इनको हम रिवर्स बायस करेंगे, ठीक है। तो इसी पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसकी बायसिंग की और कैसे क्या बदलता है, कैसे रीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करो। तो आई होप यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी सर्किट में हम बात करते हैं कि लाइक हमने क्या किया था, अगर हमें ट्रांजिस्टर को चलाना है, अगर ट्रांजिस्टर से काम लेना है तो हमें उसको एक्टिव रीजन में रखना होगा। ये मैंने कल आपको समझाया था कि एक्टिव रीजन क्या था हमारे पास। एक्टिव रीजन क्या था? एक्टिव रीजन का मतलब था कि जो बेस एमिटर टर्मिनल्स हैं, बेस एमिटर जंक्शन है, इसको हम फॉरवर्ड बायस करें, बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करें, ठीक है। और जो कलेक्टर और हमारे पास बेस जंक्शन है, इसको क्या बोल सकते हैं कि कलेक्टर और बेस जंक्शन है, इस पीएन जो हमारे पास डायोड जो जंक्शन बन रहा है, ठीक है, इस जंक्शन को हम रिवर्स बायस करें। जो कलेक्टर और बेस जंक्शन बन रहा है इसको हम रिवर्स बायस करें। ये मैंने बताया था एक्टिव रीजन होता है, यहाँ पर जो चीजें हैं वो प्रॉपरली वर्क करती हैं, ठीक है। अच्छा, ओके।
अब हम क्या करें कि मान लो हम यहाँ पे कोई वोल्टेज ही ना दें, अगर हम क्या करें, इनपुट वोल्टेज को जीरो करें, इनपुट वोल्टेज को जीरो करें, यहाँ पे हम बायसिंग ना करें, तो होगा क्या, तो होगा ये कि हमारे पास जो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खींचने का प्रयास ही नहीं करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि तब तो कोई चांस ही नहीं होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके करंट को फ्लो करें। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई भी ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट ही नहीं होगी, आई भी हमारे पास जीरो होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, कोई बायसिंग नहीं, नो बायसिंग, करंट जीरो। जब यहाँ पर जीरो नहीं होगी तो आई भी जीरो होगा, तो इसका मतलब आईसी भी क्या होगा, जीरो, आईसी भी क्या होगा, जीरो। तो अगर हम इनपुट वोल्टेज ही ना दें, अगर हम इनपुट में बायसिंग ही ना करें, तो हमारे पास जो करंट्स होंगी वो जीरो होंगी, सर्किट जो है काम ही नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बात क्लियर है? अच्छा भाई, ओके, कट ऑफ रीजन। इसके बाद कट, सबसे भाई देखो इनिशियली क्या होता है, अगर हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे तो कट ऑफ रीजन नहीं होगा, फिर जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्टिव रीजन में पहुंचेगा। अब होगा क्या कि जब एक्टिव रीजन में पहुंच गया, ठीक है, अच्छा मैंने अभी यहाँ पे आउटपुट में शायद एक इक्वेशन लिखी थी कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL, ठीक है। और एक बात हम जानते हैं कि IC बाई IB क्या होता है, बीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर हम VBB बढ़ाएंगे तो इसका मतलब IB बढ़ेगा। अगर हम VBB बढ़ाएंगे, अगर हम VBB बढ़ाएंगे तो IB बढ़ेगा, और IB बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो ये टर्म जो होगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा, और ये वाला टर्म बढ़ेगा, इसका मतलब VCE घटेगा। सिंपल बात। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ये टर्म VCE घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बायसिंग है वो घट, यानी यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था अभी कमजोर हो रहा है, अभी ये कमजोर हो रहा है। यानी अभी ये जो इलेक्ट्रॉन, भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन क्यों भागना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ भागना चाह रहे हैं। बट जब ये पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, बहुत जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा, कोई बायसिंग नहीं होने लगेगी, तो होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर पहुंचेंगे, अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि अब जो इसकी जो कैपेबिलिटी है यहाँ पर कलेक्टर रीजन की, कलेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो सॉरी इसकी जो कैपेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, वो कैपेबिलिटी अब सैचुरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर कलेक्टर जो है और इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बहुत कम हो चुके हैं। तो हम उस टाइम पे बोलेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेट हो चुका है, जो बोल सकते हैं कलेक्टर है वो सैचुरेट हो सकता है। तो इस टाइम पे ट्रांजिस्टर का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर अपने सैचुरेशन रीजन में पहुंच चुका है, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन क्या है, जब हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इनपुट और आउटपुट करंट्स हैं वो बढ़ती हैं। इसकी वजह से जो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होता है बहुत कम होता है, तो यानी जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कलेक्टर की जो कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे वो खत्म होने लगती है बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं खींच पाएगा, तो वो बोलते हैं कि उसकी जो कैपेबिलिटी सैचुरेट हो चुकी है, अर्थात ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। ये होते हैं हमारे पास कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन। क्या बात है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हमने एक ग्राफ बनाया था, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ था हमारे पास, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ था, कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा था, याद है? तो अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि इसमें एक्टिव रीजन कौन सा है, मान लो ये हमारा बिल्कुल बेसिक वाला था, ठीक है। एक्टिव रीजन कौन सा, तो ये रीजन जो है जहां पर एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ये कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन। ये कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये हमारे पास हो गया कट ऑफ रीजन, यहाँ पे ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास IC था, यहाँ पे VBE था, VCE था, ठीक है। और ये रीजन क्या होगा, ये रीजन क्या होगा, जहां पे कोई भी करंट नहीं होगी आउटपुट में, जहां पे VCE जीरो हो जाएगा जाकर के, तो ये क्या होगा हमारे पास, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
पक्का। तो ये बात हमने करी कि किस तरह से कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन को हम समझते हैं क्या होता है वास्तविकता में। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लिख जरूर दिया करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। इसको उतारो। तो अगर हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ध्यान से देखो, हमने क्या बात करी कि अगर मान लो मैं इधर इनपुट वोल्टेज लिख रहे हैं और इधर आउटपुट वोल्टेज लिख रहे हैं जो कि VCE है, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी जब जीरो बैसिंग करी हुई है, हमने कोई भी फॉरवर्ड बैसिंग नहीं करी हुई है, तो वहाँ पर कोई भी हमारे पास लाइक हमारे पास ये सर्किट था ना, ये सर्किट था, ठीक है। ये सर्किट था आउटपुट का, ये C ये E, ठीक है। तो जब यहाँ पर जीरो बैसिंग करी है तो मैंने बताया कि वहाँ पर I भी जीरो होगा और I भी जीरो होगा तो IC भी जीरो होगा, ये मैंने बात करी। जब IC जीरो होगा तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। जब कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर जो भी आप वोल्टेज लगा रहे होगे VCC, वो एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाएगा, वो एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाएगा। VCC ही VCE होगा, यानी फुल वोल्टेज जो भी हमारे पास, यानी सपोज दैट अगर 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, अगर 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो एग्जैक्टली 9 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने IB को बढ़ाना शुरू किया वैसे वैसे हमारे पास धीरे 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 क्या होगा कि स्टार्टिंग में भाई यहाँ पर क्या था, ये हमारा पास IB था, ठीक है। यहाँ पर IB था, यहाँ पर IC था, ये हमारे पास RB, ये हम लोग यहाँ पे कुछ 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे थोड़ा सा इसको हल्का सा फॉरवर्ड बायस किया तो इसमें शुरुआत में बहुत कम करंट होगी, जब हल्का सा फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, बहुत कम करंट होगी तो IC की भी कुछ खास वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो जो आउटपुट है वो में एज इट इज 9 वोल्ट के आसपास ही कुछ कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, जब हम और बढ़ा देंगे, कुछ थोड़ी ज़्यादा वैल्यू कर दी, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ड्रॉप होगा, धीरे धीरे ये ड्रॉप होगा आउटपुट में जो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्रॉप मिलेगा। भाई यहाँ पे जो आउटपुट हम लिखते हैं कैसे लिखेंगे, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL। जैसे जैसे IC बढ़ेगा वैसे वैसे VCE की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप होगी, वैसे वैसे VCE की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप होगी। ये एक्टिव रीजन में आ गए, एक्टिव रीजन में आ गए। और ये ड्रॉप होते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे VCE जो होगा ऑल मतलब बहुत कम बायस, जो मैंने बताया था ना, ये फॉर्म जो पॉजिटिव है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम वोल्टेज, 0.1 0. इस तरह से आएगा, 0.02 इस तरह का एक वोल्टेज होगा जो कि हमारे पास। उसके बाद हम कितना भी इसको बढ़ा लें, इसके बाद हम इसको फुल भी कर देते हैं, उसके बाद हम बढ़ाते भी हैं, तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेट हो चुका होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होता है ये हमारे पास है कट ऑफ रीजन। क्या है? कट ऑफ रीजन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक ये हमारे पास सैचुरेट नहीं हुआ है, ये वाला रीजन जो है हमारे पास है एक्टिव रीजन। ठीक है, हमारे पास एक्टिव रीजन, ठीक है। उसके बाद यहां से लेके जहां भी आगे तक का रीजन है ये हमारे पास है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है बोर्ड पे, जो हमारे पास टेबल है वहां पर जाकर के देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास जो सर्किट है उसको हम परफॉर्म करते हैं, और कैसे ये जो एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और जो सैचुरेशन रीजन है इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे सर्किट में। बहुत प्यारा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, आराम से चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ रीजन, फिर उसके बाद एक्टिव रीजन, फिर सैचुरेशन रीजन क्या होता है। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। अब क्या है कि हम इस जो रीजन होते हैं, कट ऑफ कैसे, फिर एक्टिव कैसे पहुंचता है, फिर उसके बाद सैचुरेशन रीजन कैसे पहुंचता है, इसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से एक सर्किट को हम परफॉर्म करेंगे। हम सर्किट क्या बनाने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे पहले बोर्ड पे बनाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग टेबल पे उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वास्तविकता में क्या करने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से उसको परफॉर्म करेंगे, इसका एक सेटअप मैंने बनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, कलेक्टर, एमिटर और बेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ RB। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है RC या RL। ठीक है, ये हमारे पास इसको RL बोल लेते हैं, प्लस माइनस VCC। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमें यहाँ पे एक बैटरी लगानी है, और बैटरी किस तरह से हम लगा रहे हैं देखो, मैं यहाँ पे कुछ एक
वेरिएबल बैटरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इनपुट वोल्टेज को जब वेरी कराएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या हमारे पास कट ऑफ है, क्या एक्टिव है, क्या सैचुरेशन है। ठीक है, तो उसको वेरिएबल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रेसिस्टर्स का यूज कर रहा हूँ। इस तरह से मैं कुछ रेसिस्टर्स का यूज कर रहा हूँ और उसके साथ में मैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एक 1.5 वोल्ट का एक सेल यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक टर्मिनल जो है इसको मैं इससे जोड़ दूंगा, ग्राउंड से जो कनेक्टेड होगा। ठीक है, और जो दूसरा टर्मिनल होगा वो वेरिएबल होगा, उसको मैं यहाँ रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, कहीं पर भी रख सकता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैंने 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं, ये भी 1 किलो ओम, 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 और ये भी 1 किलो ओम। ठीक है, तो ऑब्वियसली मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस, 1 2 3 4 5 अगर लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि सब में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0.3, 0.3 वोल्ट का। बात समझ रहे हो ना, 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1.5। समझ रहे हो ना, समझ आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे, इस टर्मिनल को यहां पर ले जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 1.5 वोल्ट। यहां पर अगर इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर कितना होगा, 1.2। यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं तो 0.9, यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं तो 0.6, यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं तो 0.3, यहां पर कनेक्ट करेंगे तो 0। तो इस तरह से हम जो पोटेंशियल है उसको वैरी कराएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर जोड़ेंगे। मल्टीमीटर जो कनेक्टेड होगा हमारे पास, वो उसका एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा और एक हमारा ग्राउंड से निकलेगा। इसके साथ में हम एक मल्टीमीटर को लगा देंगे, हमारे पास मल्टीमीटर है। ठीक है, दूसरा मल्टीमीटर जो हमें आउटपुट में लेना है वो हम एक टर्मिनल यहाँ लेंगे, एक टर्मिनल यहाँ लेंगे, इसको हम यहाँ पर मल्टीमीटर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो दो मल्टीमीटर हमने लगाए हैं, एक जो इनपुट वोल्टेज को नापेगा, एक हमारा आउटपुट वोल्टेज को नापेगा। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। अब करना क्या है, हमें हमें देखना है कि जो कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन होता है वो कैसे बनता है। सिंपल सी बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये ट्रांजिस्टर है BC547, इसका मॉडल नंबर है। और आप देख पा रहे होगे कि इसमें एक ये फ्लैट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका फ्लैट पार्ट है, और ये वाला आपका कर्व्ड पार्ट है। तो कर्व्ड पार्ट में हम करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता कैसे हो कि कौन सा हमारी, इसमें 3 टर्मिनल्स निकले हुए हैं, अगर आपको दिखा पड़े 1 2 3 टर्मिनल से हमें पता करना है कि कौन सा हमारे पास बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमिटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आप इसको इस तरह से पकड़ो, ट्रांजिस्टर को फ्लैट पार्ट अपनी तरफ रखो, फ्लैट पार्ट जो है अपनी तरफ रखो, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास जो टर्मिनल है दैट इज कलेक्टर, फिर उस बीच वाला बेस, फिर जो लास्ट वाला है दिस इज एमिटर। तो इस तरह से हमें पहचानना है। और अगर और भी टेक्निकली बात करें तो हम एक मल्टीमीटर की सहायता से इसको पहचान सकते हैं। मल्टीमीटर में आपको करना क्या है, हमारे पास एक मल्टीमीटर है। ठीक है, मल्टीमीटर में आपको ये जो डायोड वाला सिंबल है इस पे ले जाना है अपनी नीडल को। ठीक है, डायोड को पे ले जाना है और हमें चेक करना है कि कौन सा हमारे पास कलेक्टर है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको जो हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम ब्रेडबोर्ड पे लगाते हैं। ब्रेडबोर्ड के बारे में पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो टर्मिनल से हमारे पास एक जो ब्लैक वाला है ये हमारे पास कॉमन टर्मिनल होता है, और जो रेड वाला है ये हमारे पास जो मेन टर्मिनल होता है। ठीक है, तो हम पहले किसी भी दो टर्मिनल पे लगाते हैं। मान लो ये जो पहले, हमें नहीं पता ये कौन सा है, सबसे लास्ट वाला, ये जो फ्लैट पार्ट हमारी तरफ है, ध्यान रखना ये फ्लैट पार्ट हमारी तरफ है और कर्व पार्ट उस तरफ है। ठीक है, तो मैंने पहला जो टर्मिनल है ये आप इसकी रीडिंग देखना ध्यान से कि जो मैंने एक है यहाँ पर लगाया और दूसरा यहाँ पर, क्या इसकी जो रीडिंग आ रही है, मेरे पास 6 9 5 6 7 इस तरह से आ रही है, कुछ 700 के आसपास आ रही है। ठीक है, और जो मैं दूसरी तरफ अगर लगाऊँ इसको इसको अगर मैं दूसरी तरफ लगाऊँ तो इसकी रीडिंग कुछ भी नहीं आ रही है। तो इसकी रीडिंग कुछ भी नहीं आ रही है। यहाँ पर रीडिंग आ रही थी, यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। बात समझ आ रही है।
अगर मैं इसको चेंज करूँ तो, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो अब इसमें रीडिंग आ रही है, इसमें रीडिंग नहीं आ रही है। देखो, तो हमें करना क्या है, जो ये वाला टर्मिनल है जो हमारा रेड वाला है, इसको बीच वाले पे रखना है और इस वाले को मूव कराना है। देखो ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर रखा। अभी हमारे पास जो रीडिंग है इसको आप अप्रोक्सीमेट मान लो 700 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। और इसको आप यहीं पे रखो, इस वाले को फिर से चेंज करो तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, अब आ रहा है 700 के ऊपर। पहले 700 के नीचे आ रहा था, अब आ रहा है 700 के ऊपर। तो जिस भी टर्मिनल में ज़्यादा आपके पास ये रीडिंग आ रही हो, जिस भी टर्मिनल में ज़्यादा आपके पास ये रीडिंग आ रही हो, वो हमारे पास होगा एमिटर टर्मिनल। तो ये वाला है हमारे पास एमिटर और ये वाला है हमारे पास कलेक्टर। इसमें 700 से कम आ रही है और इसमें 700 से ज़्यादा। देख रहे हो, फिर से देख लो, इसमें अब जो अप्रोक्सीमेट है 703 702 के आसपास आ रहा है और इसमें जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 697 इस तरह से आ रहा है। समझ गए? तो इसका मतलब है हमारे पास कि जिसमें ज़्यादा आ रही थी, ज़्यादा किस में आ रही थी हमारे पास, इस वाले टर्मिनल में। ये वाला हमारा हो गया एमिटर, फिर बेस, फिर कलेक्टर। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानते हैं कि कैसे काम करता है, मतलब इसमें कौन सा टर्मिनल हमारा एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है। तो ये बीच वाला हमेशा बेस होता है, यहाँ पर हमारा जो साइड वाला है ये वाला एमिटर हो गया और ये वाला हमारा कलेक्टर हो गया। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब हम करने के वाले हैं, हमने जो सर्किट बनाया हुआ था हमारे बोर्ड पर, अब हम उसी को परफॉर्म करने वाले हैं। उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इस सेल जो होता है सिंपल, इसको दो तारों से मैंने वेल्ड कर दिया और इस तरह से मैंने 1.5 वोल्ट की बैटरी। और दूसरी जो है हमारे पास ये एक ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है, जो दूसरी हमारे पास ये बैटरी है, हमारे पास 9 वोल्ट की एक बैटरी है। तो हमारे पास दो बैटरी हो गई। जो एक हाई बैटरी मैंने लगाई थी, जो कलेक्टर साइड में लगाई थी, वो जो आउटपुट जंक्शन में लगाई थी वो 9 वोल्ट की थी। और हमारे पास जो एक इनपुट साइड में मैंने लगाई थी 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये है, ठीक है। इसको मैं वेरिएबल रखूंगा। अच्छा भाई, ओके। तो मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैंने जो 5 रेसिस्टेंसेस जो मैंने अभी आपको, जैसा कि आप देख पा रहे थे हमारे फिगर में भी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ही हमारे पास 1 किलो ओम के रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर का मैंने बताया आपको कैसे पहचानते हैं। हमारे पास ये जो इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्मिनल है ये हमारे पास कलेक्टर हो गया, बीच वाला बेस और साइड वाला एमिटर टर्मिनल है। तो हमने जो बेस है, बेस वाला टर्मिनल ने बीच वाले से हमने एक रेसिस्टेंस निकाला हुआ है, ठीक है। इसको एक जो होल है इसमें हमने लगा दिया है। वहां से हमने एक वेरिएबल पावर सप्लाई के लिए वायर निकाला हुआ है, जिसको हम वैरी कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंसेज में, ठीक है। यहाँ से हम इसको वैरी कराएंगे तो हमारे पास जो इनपुट पावर सप्लाई है वो वैरी करेगी, ठीक है। दूसरा, हमने जो कलेक्टर है, कलेक्टर से रेसिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम के आसपास का एक रेसिस्टेंस इसमें लगाया हुआ है, जिसको हमने जो 9 वोल्ट की बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, ठीक है। 9 वोल्ट की जो बैटरी है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड से जोड़ा हुआ है। और ये मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपस में इसको कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपस में कनेक्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक वायर लगा दिया ताकि पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड बन जाए, ठीक है। तो इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पर हम ग्राउंड में लगा दे रहे हैं, ठीक। एमीटर जो है सबसे लास्ट वाला जो राइट हैंड साइड वाला टर्मिनल है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट करा दिया है, ठीक है, ग्राउंड से। और ग्राउंड से कुछ हम यहाँ पे वायर निकाल ले रहे हैं जहां से हम मल्टीमीटर का ब्लैक वाला टर्मिनल कनेक्ट कराएंगे। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर से हमने एक टर्मिनल निकाल लिया है जिससे हम आउटपुट मल्टीमीटर जो है वो लगाने वाले हैं, ठीक है। आउटपुट मल्टीमीटर जो है वो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। इनपुट मल्टीमीटर के लिए हम यहाँ पर जो बेस वाला रेसिस्टेंस है, बेस वाले रेसिस्टेंस पे हम एक वायर लगा लेते हैं जहाँ पे हम इनपुट वाला रेसिस्टेंस लगाएंगे हमारा। क्या यहाँ तक फिगर क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चीज़ें क्लियर दिख रही हैं? ध्यान से देखो क्या किया मैंने, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम मल्टीमीटर्स को कनेक्ट करेंगे। ये मैंने एक मल्टीमीटर लिया, ये एक जो मल्टीमीटर है ये हमारा इनपुट मल्टीमीटर है और इसको हम कनेक्ट करा देते हैं। इनपुट वाला जो रेड टर्मिनल है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। और जो ब्लैक लीड है इसको हम लगाएंगे हमारे पास ग्राउंड से, ठीक है। इसको हमने ग्राउंड से लगा दिया। दूसरा, हमने एक आउटपुट मल्टीमीटर लिया, आउटपुट वाला जो मल्टीमीटर लिया इसका भी रेड टर्मिनल जो होगा, रेड टर्मिनल वाला कलेक्टर से हम लगाएंगे, ठीक है। इसको हम कलेक्टर से लगा देंगे। और जो ब्लैक टर्मिनल है, ब्लैक टर्मिनल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे। ब्लैक टर्मिनल जो ग्राउंड से हम कनेक्ट करा देंगे। ग्राउंड से मैंने एक लीड ली हुई जिससे हम कनेक्ट करा देते हैं। लग जा भाई, चलो इसको इधर करके हम कनेक्ट कराते हैं। वेट अ सेकेंड,
ये रहा हमारे पास दूसरा वायर, वो टूट गया। ठीक है, इसको हमने ग्राउंड से ये ओडी बाबा ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा ओके। अब हमारे पास जो वेरिएबल पावर सप्लाई थी, ये रही वेरिएबल पावर सप्लाई। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ इस तरह से, ये बात रही। ठीक है, ये सारा फिर निकल गया, बदतमीज कहीं का लड़का, लग जा। ठीक है, लग गया। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस वेरिएबल पावर सप्लाई को रेसिस्टर के सबसे नीचे वाले एंड पे लगाएंगे, इसको हमने ग्राउंड भी किया हुआ है, इसका मतलब है हम वहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आउटपुट में हमें पूरा का पूरा पोटेंशियल एज इट इज मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। ये देखो, क्योंकि हम कट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, ये हमने कट ऑफ रीजन किया हुआ है। क्यों, हमने जो ये टर्मिनल है इसको हमने जीरो से कनेक्ट कर दिया, यानी कट ऑफ है, और हमें आउटपुट में एज इट इज जो भी हमारी आउटपुट पावर सप्लाई थी उससे जो भी हमारा उसका वोल्टेज था वो हमें मिल जा रहा है। बट अब हम करेंगे क्या, इस वेरिएबल पावर सप्लाई को हम एक रेसिस्टेंस ऊपर लगाएंगे। एक रेसिस्टेंस ऊपर मतलब हम कुछ उसमें 0.3 के देखते हैं कितना हमारा एग्जैक्टली वहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है। इसको हम कनेक्ट कराते हैं यहाँ पर, ये रहा, लग जा भाई। क्यों ना नखरे करता है यार ये सर्किट। ठीक है, देखो हमने क्या लगाया, यहाँ पे 0.003 वोल्ट का अगर लगा हुआ है, तो अब भी यहाँ पर जो हमारे पास आपको जो वोल्टेज दिख रहा होगा आउटपुट में, उसमें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट ये कट ऑफ रीजन में है। मतलब वहां से अभी हमारा जो वोल्टेज है, अभी में इसको और बढ़ाने की जरूरत है एक्टिव रीजन में करने के लिए। एक्टिव रीजन में हमें प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, तब हमारा ये सर्किट जो चालू होगा। अभी फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें हमारे जो वोल्टेज है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। हम एक रेजिस्टेंस और ऊपर ले जा रहे हैं, देखते हैं कितना बढ़ता है। देखो, इसको हमने किया 0.38, अभी भी ये कट ऑफ रीजन में, अभी भी कट ऑफ रीजन में है। और जो वोल्टेज आ रहा है हमारा 9.03 वोल्ट आ रहा है, अभी भी हमारा ऑलमोस्ट ये फॉरवर्ड बैस नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बैस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल लग रहा है। और तो ये हमारा आउटपुट में एज इट इज वोल्टेज में मिल जा रहा है। चलो वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, इनपुट वोल्टेज को और बढ़ाते हैं। जैसे ही इनपुट वोल्टेज को हम करते हैं 0.7, अब देखो ध्यान से, यहाँ की रीडिंग देखो 6.16 हमारा। अब ये जो है एक्टिव रीजन में आ गया है। यहाँ पर जो है जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, अब ये जो एक्टिव रीजन है वैसे वैसे यहाँ पर वोल्टेज जो है वेरी करेगा। मालूम, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अभी एक्टिव रीजन में ही है, अभी एक्टिव रीजन में ही है। देखो ध्यान से, हमने किया इसको 1.06, 1.0 कुछ क्या हुआ भाई, कहाँ से, अच्छा सॉरी ये वायर निकल गया यहाँ पे, लग जा दोस्त। हाँ, ये हमारा पहुंच गया। वैसे इसको हमने 1.06 किया, ये 0.19 के आसपास पहुंच गया। यानी अब ये धीरे धीरे जो VCE की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, VCE की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। अब हमने क्या किया, इसको और बढ़ाया, इसको और बढ़ाया, यानी अब हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको फुल जितना भी हमारा वोल्टेज था इस बैटरी का वो हमने इसको प्रोवाइड कराया। ऑलमोस्ट 1.5 जो वोल्ट है। अब यहाँ पे देखो आपने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखा होगा। अब जब इसको 1.5 भी ऑलमोस्ट हमने कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, यानी अब ये सैचुरेट हो चुका है। अभी क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। मतलब जो पिछला वाला वोल्टेज था, पिछला वाला वोल्टेज हमारा कितना था, ये वाला वोल्टेज जो था ये वाला 1.07, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 0.18 आ रहा है, और यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आके सैचुरेट होने लगा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये हमारा, और जब हम इसको फुल वोल्टेज पे लगा रहे हैं, फुल पे लगा रहे हैं ऑलमोस्ट, तब भी हमारा ये, जब हम इसको 1 पॉइंट लग जा भाई 1.4 के आसपास दे रहे हैं, तब भी ये 0.13, यानी बहुत हल्का सा चेंज आया। इसके बाद तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जब हमने फुल पोटेंशियल, अब इसको फिर से हटा दिया मैंने, तो देखो फिर से 9 वोल्ट पहुंच गया। यानी कट ऑफ रीजन जब हमारे पास, हमने जीरो बायस है, थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर जब हमने इसको लगाया था तो ये जीरो बायस था, यानी हमारे पास 9 पूरा मिल रहा था। फिर हमने इसको यहाँ ले गए तो हमें थोड़ा सा बायस्ड वोल्टेज मिलेगा। एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास थोड़ा सा, जब इसको, एक सेकेंड वायर ढीला हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये हमारे पास, हमने जब इसको यहाँ लगाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा भी वोल्टेज क्यों नहीं दिख रहा है, ये शायद मल्टीमीटर का तार कहीं से तो हिला है। वेट 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 वेट, ये वाला तार जो है निकल रहा है दोस्त। ठीक है,
काम कर रहा है फिर से। तो हमने जब थोड़ा सा वोल्टेज लगाया 0.03 तब हल्का सा चेंज हुआ, यानी शायद अभी भी कट ऑफ रीजन में, अभी भी ये कट ऑफ रीजन में, यहाँ पे आ गया ये एक्टिव रीजन में, यहाँ पर क्या आ गया एक्टिव रीजन, ठीक है, जब 0.7 के आसपास मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे और भी रेसिस्टेंस लगा सकते थे, और भी रेसिस्टेंस अगर लगाएं तो हमें और पता चलेगा कि और वेरी करेगा इस रीजन में। फिर यहाँ पर गए तो ऑलमोस्ट सैचुरेशन रीजन में पहुंच रहा है, फिर यहाँ पर ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो कट ऑफ टू फिर एक्टिव फिर सैचुरेशन रीजन किस तरह से आ रहा है, ये इसका प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, कैसे हम कट ऑफ से एक्टिव में जाते हैं, फिर वहां से सैचुरेशन में जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सारे रीजन्स देख लिए कि कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही थी। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बात करेंगे अगली क्लास में जो भी इसके आगे की बातें, एम्पलीफायर वगैरह की बातें। आई होप जो ये कट ऑफ एक्टिव सैचुरेशन रीजन है ये समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।